गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये यूनिट 3 है। इस यूनिट में 2 चैप्टर्स होते हैं। आपकी बुक्स में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, या 1 में भी हो सकता है। इकोनॉमिक्स यूनिट के थ्रू पढ़ी जाती है, ना कि चैप्टर्स के थ्रू पढ़ी जाती है। तो राइट डाउन द नोट्स, चैप्टर 6, 7 जो भी हो, बट आप यूनिट लिख सकते हैं। यूनिट 3 इनकम डिटर्मिनेशन। इनकम डिटर्मिनेशन में सबसे पहले हम चालू करते हैं एग्रीगेट डिमांड से। किससे? एग्रीगेट डिमांड से। राइट डाउन एग्रीगेट डिमांड। द टोटल डिमांड for the final goods and services, the total demand of the final goods and services in the economy during a year is known as एग्रीगेट डिमांड। लिखना चालू करते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड्स आर एज फॉलो। द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर एज फॉलो। The components of aggregate demands are AD is equal to, aggregate demand को हम AD बोलते हैं। AD is equal to C plus I plus G plus NE। C is consumption, I is investment, G is government, NE is net export। बिफोर आई मूव ऑन, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये फॉर्मूला कहीं हमने पढ़ा है? C प्लस I प्लस G प्लस NE, कौन बता सकता है ये फॉर्मूला किस चीज़ का था? वेरी गुड। 2 बच्चों ने आंसर देने की कोशिश करी, एक का आंसर बिल्कुल ठीक और एक पहुंच गया था, बस गलत बोल दिया, बट ठीक था। मतलब वो जानता है कि कुछ पढ़ा हुआ है। इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, आगे लिखना चालू करें। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी एग्रीगेट डिमांड। In this chapter, we will study aggregate demand. In this chapter, we will study aggregate demand by considering the economy to be closed. In this chapter, we will study aggregate demand by considering the economy to be closed economy without the interference of government. Interference, FERENC of government, and investment will be autonomous investment. An investment will be autonomous investment। अब पूरी बात को हम समझते हैं। स्क्रीन पे देखेंगे बेटा प्लीज।
व्हाट इज AD बेटा? C प्लस I प्लस G प्लस NE। ठीक है बेटा, ठीक है। नाउ नेट एक्सपोर्ट का मतलब है आप बाहरी मुल्क से या बाहरी कंट्री से आप व्यापार करते हैं, यानी ट्रेड करते हैं। और मैंने सबसे पहला अजम्पशन ही क्या लिया हुआ है, प्लीज इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी एग्रीगेट डिमांड बाय कंसीडरिंग द इकोनॉमी टू बी क्लोज्ड। जब क्लोज्ड इकोनॉमी होगी तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NE नहीं आएगा, नेट एक्सपोर्ट होगा ही नहीं। नेट एक्सपोर्ट क्यों नहीं होगा? क्लोज्ड इकोनॉमी, व्यापार बाहर से होगा नहीं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कुछ होगा नहीं। फिर आता है एग्रीगेट डिमांड, और एक और चीज बोल देते हैं कि गवर्नमेंट है ही नहीं, ये मानो कि गवर्नमेंट है भी तो गवर्नमेंट का कोई रोल, तो एग्रीगेट डिमांड क्या बची? C प्लस I। और फिर उसके बाद मैंने एक और चीज बोली कि एग्रीगेट डिमांड में कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है ऑटोनॉमस होंगे। भैया ये तो वर्ड पहली बार सुन रहे हैं, ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब है कि वो 0 लेवल पे भी उतना ही रहेगा और 1000 लेवल पे भी उतना ही रहेगा, मतलब चेंज नहीं होता। ऑटोनॉमस का मतलब क्या है? चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे AD इज इक्वल टू C प्लस I, उसके ऊपर ऑटोनॉमस का बार, मतलब कांस्टेंट। आप प्लीज इसको लगे AD इज इक्वल टू C प्लस I बार। चलिए बच्चों, चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। अब पहला हेडिंग डालें, एग्रीगेट डिमांड scheduled and curve। एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल एंड कर्व। कर्व भी बनाना है और उसका स्केड्यूल भी बनाना है, जिसको आप शेड्यूल बोलते हो, ठीक है ना? ठीक है, ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें। वाई क्या होता है? वाई क्या होता है? वेरी गुड, वाई स्टैंड फॉर, ठीक है। C स्टैंड फॉर कंजम्पशन, I बार स्टैंड फॉर ऑटो इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस का क्या मतलब है? कांस्टेंट का क्या मतलब है बेटा? जो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद होंगी। और अब बनाएंगे शेड्यूल, ठीक है। अब चेक करते हैं, नॉर्मल तरीके से चीज़ें, बातों को देखेंगे, अपने लेवल पे देखेंगे। ये Y है, ये C है, ये I बार है, ये AD है, और AD का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? C प्लस बार, मतलब आपकी लैंग्वेज में इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना? समझ में आ गई इतनी बात? अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, लाइफ में जब आप अभी कुछ कमा रहे हो, आप कुछ कमा रहे हो, आप क्या कमा रहे हो? 0। पर क्या खर्चे कर रहे हो? अगर आपके मम्मी पापा या आपके पापा जो कमाते हैं पैसा, अगर वो कमाना छोड़ दें तो क्या खर्चे नहीं होंगे? होंगे ना? मतलब आपके पास 0 रुपये हो तो भी आपको खर्चा करना पड़ेगा ना? खर्चा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ये बताओ, ये सच है या नहीं है? क्यों है? क्यों करना पड़ेगा? जीने के लिए। वेरी गुड। कौन सा जीने के लिए? रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नीड्स के लिए चाहिए होगा। तो जब भी इनकम आपकी 0 होगी तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा? मैंने अभी अपने हाइपोथेटिकली मैंने कितना मान लिया? 20। कितना मान लिया? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है तो मैं उसको 0 नहीं कर सकता, मुझे कुछ पॉजिटिव रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? पॉजिटिव, क्योंकि मैंने मानने को बोला गया है। और जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वो सारी लेवल पे उतना ही लिखूंगा।
जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा उसको मैं, तो मैंने अभी 20 मान लिया फॉर अ कैलकुलेशन पर्पस। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, डन, सही है हाँ या ना। अब फिर मैंने आपसे पूछा कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके खर्चे मतलब खाना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कंजम्पशन का मतलब यहाँ पे खाना नहीं, मतलब कपड़े वपड़े ये सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं वो प्राइवेट आदमी के, बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ना। जिस तेजी से इनकम बढ़ेगी उस तेजी से खर्चे बढ़ेंगे या उससे कम बढ़ेंगे, सोच लो समझ लो। अगर हम इनकम 0 कमा रहे हैं तो हमारा कंजम्पशन 20 हो रहा है, और अब अगर हमारी इनकम एकदम बढ़ जाती है 40 से तो कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन वो कितना हो गया। फिर मैंने छलांग लगाई 80 रुपीज़ की, मतलब मैंने और तेज़ी से पैसा कमाना चालू किया। तो इसने भी छलांग लगाना चालू करी। अब इसने कितना कमाया, क्या मैंने बात सही बोली अभी या गलत बोली। कितना चेंज हुआ इनकम में, 40 का, और कंजम्पशन में कितने का चेंज हुआ। मेरी बात मैंने जो बोली थी कि इनकम बढ़ेगी पर कंजम्पशन बढ़ेगा, पर उससे थोड़ा सा कम, थोड़ा कम, 1 भी हो सकता 2 भी हो सकता, मैंने कैलकुलेशन के लिए 10 ले लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना होगा अंदाज बता सकते हो, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आप एडी नहीं निकाल सकते, प्लीज़ बताएं कितना हो गया। 40, 70, 100, 130, 160। थोड़ा अपने के लिए याद रखने के लिए नोट्स बनाने हैं, इसलिए कुछ चीज़ें से लिखनी पड़ेगी मुझे। ऑलवेज इंक्रीज इनकम by 40, always increase consumption by 30, at 0 consumption should be 20, और एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट को आप कितना भी ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम। अब कर्व पढ़ेंगे, कर्व पढ़ते हैं इसका। ठीक है बच्चों, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, वो सॉरी एग्रीगेट डिमांड का मैं कर्व बना रहा हूँ। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड लिखेंगे हम, यहाँ पे इनकम लिखेंगे हम, इनकम लिखेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब 0 इनकम थी तो इन्वेस्टमेंट कितना था, जब इनकम 40 हुई तो, 80 हुई तो, 120 हुई तो, 160 हुई तो कुछ एक स्ट्रेट लाइन सी बनती हुई आ रही होगी, इसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे हम, ऑटोनोमस, सही है। जब 0 इनकम थी तो कंजम्पशन कितना था बेटा, 0 इनकम थी तो कंजम्पशन कितना था बेटा, 20। जब 40 थी तो कितना था, 50। जब 80 थी तो, जब 120 थी तो, और जब 160 थी तो, इसको कंजम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी से। अब एग्रीगेट डिमांड जब 0 इनकम थी तो कितना था, एग्रीगेट डिमांड जब 0 थी तो कितना था, कितना था, 40।
जब 40 था तो 70, जब 80 था तो, जब 120 था तो, 160 था तो, सॉरी 140 होगा ना उसको, 160 ही हो। हाँ बोल दिया, कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड। कुछ ऐसा ग्राफ बनना होगा आपका। राइट डाउन बेटा, ये ग्राफ को देखो, जब हमने ग्राफ को, जब पॉइंट्स को प्लॉट किया गया तो इन्वेस्टमेंट का जो कर्व बन के आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन बन के आ रहा है, क्योंकि वो ऑटोनॉमस है, वो चेंज नहीं हो रहा। और कंजम्पशन का जो है वो राइजिंग है, वो ये शो कर रहा है कि जब जब इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। और एडी किस पे डिपेंड होता है? सी और आई पे। तो सी बढ़ रहा है तो एडी भी बढ़ेगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से ग्राफ चालू होगा, ठीक है ना। अब इसके एक्सप्लेनेशन को लिखते हैं, प्लीज राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन। Consumption curve start above from zero because of basic needs. Consumption curve starts above from zero because of basic needs. कंजम्पशन जीरो से ऊपर क्यों है? क्योंकि हम जब इनकम भी नहीं कमा रहे तो कुछ ना कुछ खर्चा कर रहे हैं। वो क्यों खर्चा कर रहे हैं? बेसिक नीड्स। सेकंड पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड विल स्टार्ट above from consumption curve and investment curve because AD is equal to C plus I bar, and at zero level of income both consumption and investment are positive. बेटा एग्रीगेट डिमांड जो है वो कंजम्पशन कर्व से और इन्वेस्टमेंट कर्व से ऊपर ही चालू हो रहा है। तो ये पूछ सकते हैं ऐसा क्यों, मतलब ग्राफ में ऐसी ग्राफ आ जाएगा। और ये पूछ लेंगे एडी ऊपर क्यों चालू हो रहा है, मतलब 40 पे क्यों चालू हो रहा है, और वो कंजम्पशन से ऊपर क्यों चालू हो रहा है। तो रीज़न क्या है उसका? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड किससे बनता है? सी प्लस, और दोनों के दोनों ही क्या होते हैं? पॉजिटिव, जीरो लेवल पे, इसीलिए ये पॉजिटिव चालू होता है और सी से ऊपर चालू होगा, क्योंकि इसमें एडी में सी प्लस आई मिल गया है, ठीक है ना, इसीलिए ऊपर से चालू हो रहा है। ठीक है, आगे लिखते हैं तीसरा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इज अ हॉरिजॉन्टल straight line because of autonomous investment, ब्रैकेट में कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट। कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ चुके बेटा? दैट डजंट change, that does not change। और अगर आपने ग्राफ बिल्कुल सही बनाया होगा तो मैं आपसे एक चीज बता रहा हूं, देखो ये 0 से 20 तक इतना क्या है? ये कंजम्पशन है और इन्वेस्टमेंट है। क्या है? इस पॉइंट के बाद कंजम्पशन तो बढ़ना चालू हो जाता है, बट इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट इसी लेवल पे रहता है। ये कितने सेंटीमीटर का है? कितने सेंटीमीटर का है?
कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड का डिफरेंस भी 1 सेंटीमीटर का ही होगा। आप किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे, अगर आपने 1 सेंटीमीटर का है तो आपका ग्राफ बिल्कुल ठीक है, नहीं है तो आपने कहीं पे ग्राफ पे मार्किंग गलत करी। आप आखिरी पॉइंट लिखते हैं बेटा, द डिफरेंस between aggregate demand and investment will remain same at all level because of autonomous इन्वेस्टमेंट। कहने का क्या मतलब है बेटा कि एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच में जो डिफरेंस है वो किसको शो करता है? भैया प्रूफ करके दिखाओ। तो मैंने बोला AD इज इक्वल टू C प्लस आई बार था, तो आई बार क्या होता है? AD माइनस सुनना प्लीज, द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन इज इक्वल टू, ये लिखा ना, ये वाली बात लिखी है। अब इन दोनों का डिफरेंस बना, इन दोनों की दूरी किसके बराबर होगी? इन्वेस्टमेंट के बराबर। किसके बराबर? इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितने की दूरी का? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितनी दूरी का? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी कितनी दूरी के जाएगा? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना? चलिए लिखना चालू करें। एग्रीगेट सप्लाई, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब लिखिए एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई हेडिंग डालें। The total quantity of goods and services, the total quantity of goods and services produced by all the producer in a year is known as aggregate supply. Aggregate supply is equal to C plus S, where C is consumption जैसे आपको मालूम था, S is equal to saving। डन डन, आगे बढ़ सकते हैं। चलो हेडिंग डालें, एग्रीगेट सप्लाई एंड शेड्यूल एंड कर्व। करें बेटा। मेरी इनकम कितनी थी, फिर कितने से बढ़ाई मैंने? 20। फिर
सही बात है ये। कंजम्पशन जीरो पे कितना था? क्यों? बेसिक पैसा नहीं होगा तो भी खाओगे पियोगे तो है ये थोड़ा बहुत। आगे जैसे इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है या नहीं बढ़ता? बट कंजम्पशन की जो रफ्तार होती है वो इनकम की रफ्तार से थोड़ी सी कम होती है। तो अगर इनकम 40 से बढ़ी है तो कंजम्पशन कितने से बढ़ाऊं? 30 से बढ़ा दूं। सही है? सही है। और ये सभी जानते हैं नॉर्मल लाइफ में अगर आप पैसा कमाते हो तो उसका दो ही उपयोग है, या तो उसको यूज़ करोगे या उसको सेव करोगे। ठीक है? या तो उसको यूज़ करोगे या उसको सेव करोगे। यूज़ तो हमने कर लिया सी। अब चेक करते क्या सेविंग हुई या नहीं हुई, चेक करके देखते हैं। जब मेरी इनकम जीरो थी तो कंजम्पशन कितना था? तो उस टाइम पे सेविंग कितनी हुई होगी? कोई भी सेविंग नहीं होगी, बल्कि सेविंग उल्टी जो भी पहले की होगी उसको भी निकाल लिया होगा आपने, क्योंकि 20 रुपये कहाँ से लाए आप? या तो किसी से मांगे या फिर अपनी सेविंगों से निकाला पहले की सेविंग में। तो यहाँ पे कितना हो गया? माइनस। जब आपकी इनकम 40 थी और 50 खा रहे थे तो आप कितना सेव कर रहे थे? माइनस के 10। जब आपकी इनकम जीरो थी और कंजम्पशन जीरो था कितना सेव कर रहे थे? जब आपकी इनकम 120 थी और 110 खर्च कर रहे तो कितना बच रहा था? और अभी AS इज इक्वल टू हमें कुछ पता लगा वो क्या होता है? 0 इज इक्वल टू 40, 80, 120, 160। डन? डन? आगे बढ़ते हैं। कुछ इस ग्राफ में अगर देख के कुछ पता लग रहा है? y किसके बराबर है? y क्या होता है? और AS क्या होता है? तो इतना तो पता लग गया मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि अगर एग्रीगेट सप्लाई बोला जा रहा है तो किसकी बात करी जा रही है? इनकम की। और इनकम बोला जा रहा है तो किसकी बात करी जा रही है? दोनों वर्ड एक दूसरे के यूज्ड हो सकते हैं। ठीक है ना? अब इसको हम प्रूफ और करेंगे एक ग्राफ के थ्रू। एक ग्राफ बनाया प्लीज़, एक ग्राफ बनाया बेटा। बेटा इसको ग्राफ को हम प्लॉट कर रहे हैं। बेटा अगर आप चेक करेंगे हमने AS को x एक्सिस पे लिया हुआ है और इनकम को y पे लिया हुआ है। जब इनकम 40 थी तो एग्रीगेट सप्लाई कितनी थी? एग्रीगेट सप्लाई कितनी थी? 40। जब जीरो थी तब कितनी थी? 0। 80 थी तो 80, 120 तो 120। ठीक है ना भैया? आपने पिछले वाले ग्राफ में तो C और I को भी बनाया था, यहाँ पे C और S को क्यों नहीं बनाया? वो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन ग्राफ हमें किसका दिखाना था? एग्रीगेट सप्लाई का। पिछले में भी मेन ग्राफ किसका दिखाना था मैं? एग्रीगेट डिमांड का। वहाँ पे भी एग्रीगेट डिमांड बना सकते तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है ना? समझ में आ गया? चलें बेटा अब इसको चेक करो। मैंने एक एंगल बनाया, वो एंगल क्या ले रखा है मैंने? तो AS हमेशा मतलब इनकम हमेशा AS का दूसरा नाम क्या हो गया अब? और इनकम का दूसरा नाम क्या हो गया? वो हमेशा कौन सी लाइन होगी? 45 डिग्री लाइन। कितनी होगी? 45 डिग्री लाइन। ठीक है? आगे बढ़ते हैं और आज इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ठीक है? एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन लिखें बेटा। एग्रीगेट सप्लाई start from 0 because
at zero level of income, consumption is positive and saving is negative. That is AS is equal to C plus S. एक पॉजिटिव रहा एक नेगेटिव रहा तो आंसर कितना आया 0. ठीक है ना. दूसरा, एग्रीगेट सप्लाई as a income increase, जब इनकम बढ़ती है, saving and consumption increase, because of which aggregate supply increase. जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, सेविंग भी बढ़ती है. कैसे पता? प्लीज़ चेक करके देखो ग्राफ में. बढ़ता हुआ जा रहा है ये 20, 50, 80, यहाँ पे 20, 10, 0, 10, 20 बढ़ते ही जा रहे हैं दोनों. जब दोनों ही बढ़ रहे हैं तो एग्रीगेट सप्लाई भी क्या करेगा? बढ़ेगा ही. ठीक है ना. लास्ट पॉइंट, AS यानी एग्रीगेट सप्लाई is equal to income which makes a 45-degree straight line. अगर आप चेक करेंगे, अगर आपके पास, अगर आप प्रोटेक्टर से चेक करेंगे तो एक 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन ही बन के आएगी. अगर नहीं बन के आ रही है स्ट्रेट लाइन तो आपका आंसर, मतलब कर्व आपका गलत है. ठीक है ना. इतना लिख लिया, बाकी का अगली क्लास में पढ़ेंगे. दैट्स इट फ्रॉम अस. थैंक यू एवरीवन. आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है.